हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, अभी आप लोगों का सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 डिविडेंड इसका टेस्ट कंडक्ट हुआ। और आपको पता है हम हर टेस्ट के बाद उस टेस्ट के अंदर जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो सके और आप एग्जाम के अंदर थोड़े ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकें। आप ये ना बोल पाएँ कि सर मुझे आंसर तो आता था, मैंने आंसर लिखा भी, पर मैंने सही तरीके से नहीं लिखा, इसलिए कम मार्क्स मिले। तो वो तरीका हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इसीलिए आपको पता है हम रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करते हैं और हर टेस्ट के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के भी आपके टेस्ट चल रहे हैं, उसकी भी ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास आपके कोर्स में अपलोड हो चुकी है। अब हम पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल लॉ चैप्टर 3 डिविडेंड का जो टेस्ट हुआ। तो पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर उस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है वो बताऊंगा, फिर हम तरीका देखेंगे कि आखिर आंसर हम लिखते कैसे हैं, वो तरीका क्या है, और आप मेरे साथ में लिख भी सकते हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है एक सिंप्लेक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सिंप्लेक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है और उस कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपया अवेलेबल है। अब करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, करंट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ और कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया। करंट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ और कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया। क्लियर है ये चीज? तो प्रॉफिट अर्न नहीं किया कंपनी ने, इसकी वजह से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई। तो कंपनी का जो अकाउंटेंट है जिसका नाम है बापी, उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंपनी के करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है, उस वजह से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, उसी को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा सजेशन दिया कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट ने जिसका नाम बापी है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या इसका सजेशन वैलिड है। अब आपको आंसर आता है। आपको पता है कि हमने सेक्शन 123 के अंदर पढ़ा था, हमने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 के अंदर पढ़ा था। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया एग्जाम्पल के साथ में आपको पढ़ाया था कि कंपनीज जो डिविडेंड दे सकती हैं वो करंट ईयर प्रॉफिट में से दे सकती है, या फिर प्रीवियस ईयर का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिसे हम फ्री रिजर्व के नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से बोलते हैं, उसमें से दे सकती है, या फिर अगर कोई चैरिटी या कंट्रीब्यूशन डोनेशन आया है तो वहां से दे सकते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी किसी भी सिचुएशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से डिविडेंड पे नहीं कर सकती। ये इसका एक्चुअल आंसर है जो आपको आता है। बात आती है हम इसे लिखेंगे कैसे। आंसर तो आता है, पर हम ज्यादा मार्क्स गेन करें, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा हो। मैंने आपको ना एक बात बहुत बार बताई है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। और जब हम आंसर लिखते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन का, तो हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। सबसे पहले तो हम लॉ लिखते हैं कि जो क्वेश्चन बोल रहा है उससे रिलेटेड लॉ के अंदर क्या बात लिखी गई है। फिर हम प्रेजेंट सिचुएशन लिखते हैं जो क्वेश्चन में दी है, और फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं कि आखिर फाइनली आंसर क्या है। क्वेश्चन का आंसर क्या है वो कंक्लूजन है, लेकिन क्वेश्चन कहां पर लॉ में किस टॉपिक से रिलेटेड है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो चलिए अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, आप मेरे साथ में आंसर लिख सकते हैं। परसुएंट टू दी, परसुएंट टू दी शब्द का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दी। परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन
123 and secretarial standards. 3. A company can pay dividend out of, first point, current year's distributable profit. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जिसमें से सभी एक्सपेंस माइनस हो गए उसके बाद भी बच रहा है, डिस्ट्रीब्यूट के एबल है। और प्रीवियस ईयर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन केस ऑफ नो प्रॉफिट इन करंट फाइनेंशियल ईयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और नेक्स्ट पॉइंट, एनी चैरिटी या ग्रांट या सब्सिडी या डोनेशन। क्लियर है ये चीज? बट डिविडेंड कैन नेवर बी पेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है, आपको कंप्लीट लिखना है पूरा एग्जाम के अंदर। ये हमने फर्स्ट पैरा लॉ लिखा। जब एग्जामिनर इसे पढ़ेगा तो एग्जामिनर बोलेगा अरे इसने लॉ सही पकड़ा है, तो नीचे आंसर कंक्लूजन सही लिखा हुआ, लॉ सही पकड़ा है इसने। बहुत बार क्या होता है, बच्चा ना पहले प्रेजेंट सिचुएशन लिख देता है स्टार्टिंग में, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बोलता है यार प्रेजेंट सिचुएशन क्वेश्चन ही तो है, वो तो पढ़ लिया मैंने, वो दोबारा क्यों लिख रहे हो, लॉ लिखो ना। मेरे को ये तो पता चलने दो कि मैं तुम्हारा आंसर पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। प्रेजेंट सिचुएशन अब लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के पैरा चेंज कर दो। इन द गिवन सिचुएशन in the given situation, Simplex Limited has not earned profits in current financial year, फुल में लिखना है आपको, and as per the advice as per the advice of Mr. Bapi, accountant of company। आपको कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखना होता है आंसर में, आपको सब कुछ फुल में लिखना होता है ना। एडवाइस ऑफ मिस्टर बापी, अकाउंटेंट ऑफ कंपनी, कंपनी is thinking to pay dividend out of सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये हमने सेकंड पैरा लिख दिया सिचुएशन। अब चलते थर्ड पैरा कंक्लूजन पे। हेंस फ्रॉम द
above explanation it is clear, hence from the above explanation it is clear that advice of Mr. Bapi is illegal and not valid and against the company's act. अब देखिए ये आंसर आपको आता था, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आंसर भी आपको आता था, बस थोड़ा सा लिखने का ना तरीका अच्छा हो गया। और पता है बच्चों, अब आप एक चीज देखिएगा, आप जब आंसर लिखते ना, आंसर तो आप भी यही लिखते, आंसर आपका गलत नहीं होता, लिखने का तरीका चेंज होता। दूसरा, आपका आंसर हो सकता है आपका आंसर बहुत ही अच्छा होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ड्राफ्टिंग बहुत बेहतर है भाई, हम हमसे भी 10 गुना बेहतर है, अच्छी बात है वो, पर मैं ज्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूं। वो बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या हमें आंसर बुक की लैंग्वेज में लिखना है? बुक की लैंग्वेज में लिख नहीं पाओगे, जो बुक बनाता है वो बुक की लैंग्वेज में नहीं लिख सकता, जो बुक बनाता है ना वो भी किसी और बनी हुई बुक को कट कॉपी पेस्ट करता है, उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालता है वो, बट कट कॉपी पेस्ट करता है। बुक की लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे, किसी भी सिचुएशन में नहीं लिख पाओगे। हाँ, अपने आंसर को आप लीगल दिखा सकते हो, दिखा, देखो आपको ना कुछ कॉमन कीवर्ड्स पकड़ के रखने पड़ते हैं, मैंने बहुत बार बोला है, जैसे कंपलसरी है, आप कंपलसरी की जगह मैंडेटरी या स्टैट्यूटरी लिख दो। इच्छा लिखते हैं हम कहीं पे कि एग्री हो गया, उसमें लिख दो कंसेंट दे दी, अप्रूवल को सैंक्शन लिख दो, आपका आंसर लीगल लगने लग जाएगा, प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। और ये कर दो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन सही, तो बाय डिफॉल्ट आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और एक चीज बताऊं, जब आप वे ऑफ प्रेजेंटेशन अपना इंप्रूव करके लिखते हो ना, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपको सिर्फ उस आंसर में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि जो अभी कॉपी चेक कर रहे हैं ना, वो आपको एक अच्छा पॉजिटिव वाइब लेकर चलता है, इमेज लेकर चलता है, और सभी आंसर्स के अंदर थोड़ा बहुत फायदा मिलता ही मिलता है। इवन पता है इसका एक फायदा और होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से प्रेजेंट कर दिया अपना आंसर, और एंड के जो क्वेश्चन है उनको प्रेजेंट नहीं कर पाए, टाइम की कमी थी, तो फिर उस सिचुएशन में ना तब भी आपको वो ठीक ठाक मार्क्स दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि आपको लिखने का तरीका तो आता है, टाइम की वजह से आप उसमें प्रेजेंट नहीं कर पाए उन आंसर्स को। ये एक्चुअल में होता है ऐसा, मेरे साथ वाले लोग कॉपी चेक करते हैं, मैं जानता हूं इस बात को, बहुत सारे टीचर्स जानते होंगे, मैं कोई अनोखा आदमी नहीं हूं, पर मैं बता रहा हूं आपको। और इसीलिए बच्चों हम रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, लगातार जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना, जब आप कोर्स परचेज करते हैं तब से आपका कोर्स टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं रेगुलर, एक सब्जेक्ट के कम से कम 45 टेस्ट होते हैं आपके। पहले हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, देन हाफ सिलेबस, देन फुल सिलेबस, ये राउंड 1 है। राउंड 2 में दोबारा चैप्टर वाइज हाफ सिलेबस फुल सिलेबस, राउंड 3 में दोबारा चैप्टर वाइज हाफ सिलेबस फुल सिलेबस। इसलिए तो प्यारे बच्चों, एक बार यहां तक आप लोग इसको, ये चैप्टर 3 का टेस्ट हुआ, उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, फिर आगे जो और इनसे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उनके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास आपको मिल चुकी है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन थैंक यू, टेक केयर मेरे प्यारे स्टूडेंट।